गति शक्ति प्रगति के 11 साल और चर्चा में की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी। विकसित भारत का संकल्प 11 सालों में जब तमाम नेशनल हाईवेज देखते हैं उसमें 60% का इजाफा है। 333 जिलों में करीबन 68 वंदे भारत चलाई गई हैं, जहां पर अगर हम देखें तो 88 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स का संचालन है। मोदी सरकार 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज के मामले में रिकॉर्ड तोड़ विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो वहीं अगर हम रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स है, पहाड़ी इलाकों में रोपवे कनेक्टिविटी है और स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व पैमाने पर जब हम अवसंरचना विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति को देखते हैं तो पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। कहां? राजमार्ग हो, रेलवेज, समुद्री अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें, नागरिक उड्डयन का क्षेत्र देखें, देश के परिवहन को हमने एक सकारात्मक बदलाव के साथ देखा है और इसी पर हम करेंगे चर्चा इस खास पेशकश में। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके साथ साझा करेंगे केंद्र सरकार यानी कैबिनेट के कुछ अहम जो फैसले आज लिए गए जो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने कोडरमा बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने बल्लारी चिकजाजूर के बीच 185 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है उसके दोहरीकरण को हरी झंडी दिखाई। आइए सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। और वहीं कोडरमा बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण से झारखंड के हजारीबाग और चतरा के जो तमाम क्षेत्र हैं उन्हें लाभ होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इससे 938 गांव और 15 लाख की जो आबादी है वहां कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। परियोजना से हर साल 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत भी होगी। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। और वहीं केंद्र सरकार ने बल्लारी चिकजाजूर के बीच 185 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी देने से मैंगलोर पोर्ट से सिकंदराबाद तक के ट्रांसपोर्ट को इस फैसले से मजबूती मिलेगी। वहीं रेलवे लाइन में कर्नाटक में बल्लारी और चित्रदुर्ग जिले के साथ साथ आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले को भी फायदा होगा। रेलवे लाइन के दोहरीकरण से 470 गाँव के साथ साथ 13 लाख की जो आबादी है उसे बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित मिलेगी और परियोजना से हर साल क्या होगा, 20 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजूर, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये, 3342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। मैंगलोर पोर्ट जो कि वेस्ट कोस्ट पे साउथ वेस्टर्न एरिया में, मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इम्प्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटल नेक्स से उनको रिमूव कर रहे हैं एंड एडिंग दिस लाइन
Ballari Chikjajur. This means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Sikandrabad, Hyderabad. वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 7 जिलों में रेलवे की 2 परियोजनाओं के दोहरीकरण को मंजूरी देने के लिए आभार जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 7 जिलों में रेलवे के दोहरीकरण की परियोजना को मंजूरी देने के लिए आभार। ये परियोजनाएं इन राज्यों की विकास यात्रा को गति देंगी, व्यवसायों और व्यक्तियों की समृद्धि को गति मिलेगी और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा होंगे। और अब बात करते हैं बुनियादी ढांचा विकास को लेकर। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया गया। बात चाहे रेल कनेक्टिविटी की हो, सड़कों की जाल बिछाने की, या फिर हवाई कनेक्टिविटी, या फिर हम जलमार्ग से व्यापार करने की बात करें, जैसे हम ब्लू इकोनॉमी का नाम देते हैं। आज भारत का दमखम जो है उसे देखने के लिए पूरी दुनिया कायल है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दो 2014 से पहले की तस्वीरों को याद कीजिए, जहां खास्ताहाल सड़कें, घंटों देर से चलती रेलगाड़ियां और जब आम लोगों के लिए हवाई सफर एक सपना हुआ करता था। आज वहीं भारत 11 वर्षों के बाद पटरियों पर फर्राटा भर रहा है। सड़कों का जाल देश की जीवन रेखा बन चुकी है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो वहीं जल मार्ग देश की अर्थव्यवस्था को नई धार दे रही है। पूर्णतः स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 5 स्टार रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब, देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी, या फिर उत्तर पूर्व के सभी राज्यों तक पहुंच बनाने वाली भारतीय रेल विकसित होते नए भारत की गाथा गढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। चेनाब का ब्रिज एक टेक्निकल, बहुत बड़ा एक टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कहते हैं जहां सड़क जाती है वहां विकास आता है। 2014 के पहले और 11 साल बाद 2025 की अगर हम तुलना करें तो 2014 में सिर्फ 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, जबकि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। एक ऐसा भी समय था जब आम लोगों के लिए एयरपोर्ट एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र का भी कायाकल्प कर दिया है। 2014 में देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जो 2025 तक बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा हो गए। वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार ने जल मार्गों को भारत के विकास की धारा बना दिया। अब भारत के बंदरगाहों पर सिर्फ जहाज नहीं लगते, बल्कि लगते हैं भविष्य के विकास का लंगर। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि यदि देश की आर्थिक प्रगति को देखना हो तो आप उसकी आरवेज यानी रेलवेज, वाटरवेज और आईवेज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, जहां पर सरपट आर्थिक व्यवस्था
आपको प्रगति के साथ दौड़ती हुई नजर आएगी। और आखिरकार क्या 11 साल में जो अहम उपलब्धियां इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हासिल की गई। आप देखिए कि रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डों में शानदार प्रगति देखी गई, जिसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। भविष्य के मेट्रो से लेकर अब मेगा हाईवे तक, यानी मेट्रोस को भी अब हाईवे से जोड़ा गया है। 11.21 लाख करोड़ का जो पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स का जो खर्चा है वो उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और राष्ट्रीय राजमार्ग पूंजी यानी कि जो हाईवेज पर पैसा खर्च किया जाता है, आप उसको देख सकते हैं कि 2023 और 24 में बढ़कर वो करीबन 3 लाख करोड़ को पार कर गया। 142 वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो अब छोटे गंतव्य स्थानों को शहरों से जोड़ रही हैं। और भारत का जो हवाई अड्डे का नेटवर्क है वो डबल डिजिट यानी कि वो दोगुना हो गया। मेट्रो रेल नेटवर्क की अगर बात की जाए तो उसकी वृद्धि 4 डिजिट्स में यानी कि 4 गुना बढ़ी है। और सड़क परिवहन के लिए जो बजट आवंटन है, जब हम इंफ्रा के बजट की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें 860% की वृद्धि दर्ज की गई। देश भर में करीबन 57 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो इंडस्ट्री है वो लगातार बूम कर रही है। और 10 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए गए। भारतमाला योजना को अगर हम देखें तो करीबन उसके अंतर्गत 18,926 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक जो मेट्रो का नेटवर्क है उसका विस्तारीकरण किया गया। अब जो डोमेस्टिक आपके फ्लायर्स यानी घरेलू यात्री हैं उनकी संख्या बढ़कर 2022 में 165 मिलियन तक पहुंचने वाली, यानी कि 2024-25 को अगर देखें तो 113% की वृद्धि आप इसे मान सकते हैं। वहीं इंजीनियरिंग चमत्कारों की अगर बात की तो पम्बन रेलवे सी ब्रिज और अटल सुरंग इसके प्रमुख और मुखर उदाहरण हैं। और वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, वो हम कैसे भूल सकते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी और समय की बचत के लिहाज से कितना ज़रूरी है घाटी के लिए। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को भी बढ़ाकर 1.46 लाख किलोमीटर किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा बनने वाला है और जेवर हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो कैसे लगातार ये जो कोशिशें की जा रही हैं। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की अगर बात की तो 2028 से फिर से यात्रा को परिभाषित करने के लिए तैयार है। और भारत के मुख्य जो बंदरगाह हैं, जिस ब्लू इकोनॉमी का जिक्र मैं आपसे कर रही थी, जहां कार्गो हैंडलिंग की क्षमता को 2024 में 1630 मिलियन टन से बढ़ाया गया। और क्षेत्रीय संपर्क को जोड़ने के लिए जो उड़ान योजना है वो भी राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है। कैसे देती है? 625 उड़ान मार्ग, 90 हवाई अड्डे जुड़े और इसमें करीबन 1.25 लाख के आसपास जो लोग हैं उन्होंने किफ़ायती तौर पर हवाई यात्रा की है। पर्वतमाला पहल के तहत भी 5 वर्षों में कई नए युगांतकारी अध्याय लिखे गए। तो ये लब्बो-लुबाब यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इस सकारात्मक सूचक के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी पहली मेहमान है दक्षिता दास, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दक्षिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और हमारे साथ दूसरी जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी, वाइस चांसलर गतिशक्ति विश्वविद्यालय। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिता जी, जब हम कैपेक्स में बढ़ोतरी की बात करते हैं और इन हाईवेज, आरवेज और वाटरवेज को एक बुलंद आसमान में देखते हैं, आने वाला जो दशक है वो वैश्विक पटल पर भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कैसे अंकित करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भारत का विकास हो रहा है। देखिए, आपने चर्चा करी है कैपेक्स की, तो एक ही आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करूंगी। 14-15 में जो बजट, जो आपका केंद्रीय बजट था, उसमें केवल 1.8 लाख करोड़ का आउटले था आपके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जी, जो कि इस साल जो है 11.61 लाख करोड़ हो गया है। ये मतलब एक क्वांटम जंप है और हर दिशा में है, जैसे आपने दर्शाया अभी, ब्लू इकोनॉमी की तरफ है, राजकीय मार्गों की तरफ है, रेलवे की तरफ है, विमान क्षेत्र में है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपका केवल ये नहीं होता है कि एक आप इसको देखें कि सड़क बन गई है या रेलवे लाइन बन गई है। ये आप देखें तो हर क्षेत्र में हो रहा है, आपका सामाजिक क्षेत्र में हो रहा है, आपके आर्थिक क्षेत्र में हो रहा है, आपके व्यवसायिक क्षेत्र में हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी
2014-15 में एक कोल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स जो थे वो रेलवे ने बहुत ही तेजी से बनाए। उससे आप देखिए पावर हाउसेस की परेशानी कम हो गई और कहानी बदल गई जी। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे एक अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा आता है, मैंने पढ़ा था, दुनिया किस तरह बदल रही है, अगर ये जानना चाहते हो तो यात्रा करो। तो देश किस तरीके से बदल रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं तो यात्रा जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, और जो तस्वीर और तदबीर बदली है, मनोज जी, उसमें गति शक्ति का कितना बड़ा अहम रोल आप मानते हैं? खास तौर पर हम सड़कों के चौड़ीकरण, दोहरीकरण की बात करते हैं, कुछ ऐसा रेलवे ट्रैक्स के लिए भी है, ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से जो बंदरगाह हैं उन्हें सुदृढ़ बनाया गया है। ये तमाम जो आयाम है, ये आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत कैसे बना रहे हैं? सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कैपेक्स में बढ़ोतरी दो चीज़ों की गवाही देता है। नंबर एक, भारत तेज़ी से इकॉनमी बढ़ रही है, इसका मतलब भारत के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है जो हम कैपेक्स पे लगा सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भारत की एक प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी के हिसाब से इस साल अगर 11 लाख करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पे किया जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ों की गवाही है, एक बढ़ते भारत की अर्थव्यवस्था की और दूसरी हमारी प्राथमिकता की। गति शक्ति एक टेक्नोलॉजी टूल भी है जो विभिन्न मंत्रालयों को और विभिन्न विभागों को साथ लाता है और जिसके थ्रू हम लोग बेहतर प्लानिंग कर सके, बेहतर मॉनिटरिंग कर सके, ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट न सिर्फ सही तरीके से शुरू हो बल्कि सही मॉनिटरिंग के द्वारा वो तय समय पे पूरे भी हो और तय लागत में पूरे हो। तो मैं ये भी इससे बढ़कर आगे ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी टूल ही नहीं है, ये हमारी उभरती हुई मानसिकता का प्रतीक है कि किस तरह हम लोग आपस में एक सिनर्जी, एक सामंजस्य बढ़ाकर अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट करें तो उसमें आने वाली रुकावटों को हम पहले से ही उन संभावनाओं का पता लगाकर रुकावटों को दूर करके समाधान कर सके, ताकि हमारे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तय समय पे पूरे हो सके, जिसका लाभ हमें यही बात कि किस तरह से संस्थागत अगर आपको सपोर्ट मिलता है और जो तय निर्धारण सीमा होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की सीमा समय अगर पूरी हो जाए, उससे पहले आपका प्रोजेक्ट रेडी है, तो ये सूचक होता है उस हरित और सकारात्मकता का जिसके साथ लगातार देश आगे बढ़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी आकर हम इस चर्चा को रखेंगे जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आज चर्चा में का विषय है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले 11 सालों में ऐतिहासिक जो बदलाव हुए, जिसकी ऐतिहासिक उपलब्धियां, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। दक्षिता जी, जिस तरह से संस्थागत सुधार का हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो योजनाएं हैं उसके विकास और साथ ही साथ विस्तारीकरण के लिए समय सीमा पर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना कितना अहम आप मानती हैं, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, जिसका रिपलिंग इफेक्ट हम पावर की बात करें, पावर सेक्टर पर पड़ता है और उसके आसपास के जो अलग छोटे क्षेत्र हैं उस पर भी पड़ना तय है। ये एक चिंता का विषय भी है और एक चर्चा का विषय भी है। सरकार ने इस पर बहुत अपना ध्यान लगाया है और अगर हम देखें उसका प्रतिबद्धता इसकी ओर, तो इन्होंने कई मंत्रालयों को साथ बैठाते हैं, आपसी मंत्रालयों के बीच में जो भी होता है मतभेद कि भाई इसके कारण प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, उसके कारण प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, उन सब को जो है वो खत्म करवाती है सरकार। और फिर आप खुद देख रही हैं, इस प्रोग्राम से पहले जो न्यूज़ एंकर आए थे, आपने भी बताया था कि हफ्ते पर हफ्ते हम सुनते हैं कि किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रजामंदी दी जाती है, परंतु उसके बाद असली काम शुरू होता है। अगर ज़मीन का एक्विजिशन है, ठेका देना है,
ठेके को मॉनिटर करना है, ये सब चीजें अपने में वक्त लेती हैं। आमतौर से देखा जाए, आपने अनाउंस कर दिया और आपने अपना प्रोजेक्ट भी दे दिया, किसी को ठेका दे दिया, परंतु उस पर एक कड़ी नजर रखनी पड़ती है कि आपका प्रोजेक्ट वक्त पर और सही समय पर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देश की आबादी बहुत बढ़ी हुई है, लोगों को आना जाना पड़ता है, लोगों को व्यवसाय के लिए साधन चाहिए। मैं दिल्ली की निवासी हूँ, दिल्ली के अंदर ही आपको ट्रैवल करना इतना मुश्किल होता है, परंतु क्या है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस हो रहा है, कल ही इन लोगों ने जैसे दिल्ली के लिए अनाउंस किया है, बहुत जल्दी हो जाए ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो वाकई में इसका बहुत ही ज्यादा आर्थिक अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव। मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे देख रही थी। मनोज जी, जिस तरह से हम अगर परिवहन की बात करते हैं, हम जानते हैं कि आबादी के लिहाज से परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, और जैसे कि एयरपोर्ट टैक्सीज का हम जिक्र कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मेट्रोज बने और लोग मेट्रो से सफ़र करें। इसमें तकनीक का कितना अहम आप मानते हैं रोल, खासतौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है, और विकसित भारत के रूप में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश का देख रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। वो टेक्नोलॉजी जो हमने चेनाब ब्रिज के में भी देखी, वो हमने जो अंजी ब्रिज में भी देखी, वो टेक्नोलॉजी जो हम वंदे भारत में भी देख रहे हैं। दक्षिता जी की सुविधा के लिए इस समय 23 मेट्रोज में 1000 किलोमीटर से ऊपर मेट्रो चल रहा है, जो एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। हम रैपिड रेल RRTS सिस्टम भी दिल्ली मेरठ के बीच में एक नई टेक्नोलॉजी से चला रहे हैं। वंदे स्लीपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनलैंड वाटरवेज पे बहुत तेज प्रोग्रेस हो रहा है। हमारे सारे के सारे पोर्ट्स, जब जैसा कि आपको पता है 12 मेजर पोर्ट्स, 200 माइनर पोर्ट्स के अलावा हम एक मेजर नया मेगा पोर्ट बना रहे हैं, वाधवान पोर्ट। अभी विजिनाम ट्रांसशिपमेंट हब जो बना है उसके अंदर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारी कार्गो, हमारे जो पोर्ट्स है उनके ऊपर कार्गो हैंडलिंग का टाइम आधा हो चुका है। हमारे सारे रेलवे के अंदर में 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नए ट्रैक बिछ रहे हैं, 35 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहे हैं। तो ये जो स्पीड है, इसके साथ में जो टेक्नोलॉजी है, वंदे भारत अपने आप में टेक्नोलॉजी का एक बहुत एक्साइटिंग नंबर्स हैं ये, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मैं कहती हूँ ग्रीन फ्लैग्स हैं जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन दक्षिता जी, इसके साथ कुछ अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम सोलर की बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट, यानी कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं तो माँ प्रकृति को भी कुछ देना आपकी जिम्मेदारी है। उस लिहाज से इस पूरे सेगमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ते हुए आप कितना बड़ा प्रगति का सूचक मानते हैं? बहुत ज़्यादा इसमें भी बदलाव आ रहा है। आपने तो केवल EV की बात करी या सोलर की बात करी। आप जाइए, आप यूपी में जाइए जहां मेरा दूसरा घर है, तो जगह जगह पर छतों पर आप देखिए ऑल्टरनेट ये सोलर पैनल लगे हुए हैं। और इससे क्या हो रहा है कि सरकार की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई आप इसको अडॉप्ट करिए। परंतु बात वहाँ तक सीमित नहीं है। बात यह है कि आज की तारीख में आज की टेक्नोलॉजी कल को पुरानी हो गई है, तो उसमें और हमको, जैसे आपने कहा, हमको ये भी ध्यान करना चाहिए एनवायरनमेंट का। तो सड़कों वगैरह में हम सुन रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज़ डाल रहे हैं ताकि एक तरफ से हमारा प्रदूषण कम हो और दूसरी तरफ उसका सदुपयोग हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मान्यता रख भी रही हैं, और जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है, लोगों का ध्यान भी उधर की तरफ जा। मनोज जी, क्योंकि हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सकारात्मकता है उसका जिक्र करें, लेकिन इसके साथ कई अलग सेक्टर्स जुड़े हैं। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, आपका टूरिज्म जो है वो डबल डिजिट के साथ बढ़ता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करने में सुगम यात्रा का अनुभव करते हैं, रोजगार के नए मोर्चे खुलते हैं। स्टार्टअप्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का देश की इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। भले इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने या जनरेट करने में हो, भले टूरिज्म को बढ़ावा देना हो, ट्रेड को बढ़ावा देना हो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जिसकी दिशा में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसके रॉ मटेरियल्स कैसे अवेलेबल हो और फिनिश्ड गुड्स को हम तेज़ी से कैसे एक्सपोर्ट की तरफ ले जा सकें। तो इन सब क्षेत्रों में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और
दक्षिणा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं बोलूं तो भारतीय रेलवे के अंदर ही किस तरह से हम लोग रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं कि इस समय हमारे सारे स्टेशन एलईडी लाइटिंग पे हैं। हमारा 99% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। हम लोग नेट जीरो टारगेट के फेज 1 की तरफ तो रेलवे में 2030 से ही पहले अचीव कर लेंगे। हम लोग पूरे भारत में भी हम देखें 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, पिछले ही साल में हम लोग जो जोड़ा हम लोग 230 गीगावाट के करीबन पहुंच चुके हैं। भले ही सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोगैस हो, हाइड्रो एनर्जी, हर क्षेत्र में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और तमाम जो एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहाँ मुरादाबाद एयरपोर्ट है, आपका अलीगढ़ एयरपोर्ट है, जहाँ अगर आपको कभी प्लेन लेना होता था तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट आना होता था, लेकिन अब ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो आपके डोर स्टेप पे। और इसीलिए जब हम शक्ति, प्रगति और उन्नति की बात करते हैं तो ये आपकी आर्थिक व्यवस्था के लिए आने वाले दशकों में एक बूस्टर डोज देने के साथ साथ हाजिर है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए, अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए, अपना कीमती वक्त डीडी न्यूज़ को देने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये 11 साल युगांतकारी रहे, क्रांतिकारी रहे और परिवर्तन से परिपूर्ण रहे। आज चर्चा में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।